Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का डिफरेंशिएट बताऊंगा कि क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स जो है हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, और बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में फर्क क्या है, तो हमें ये पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको ड्यूअल बिहेवियर ऑफ, हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और बोर के मॉडल, और साथ ही में हमने जो है कुछ रेडियस निकालने के फॉर्मूले, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रल लाइन्स बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एटॉमिक हाइड्रोजन का, और इसके अलावा ये लाइन स्पेक्ट्रम की लाइमन है, बामर है, पास्टन है, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार आती है और पूछी भी जाती है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये कौन सी वाली लाइन है। तो मैं आज शुरू करूंगा आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स कि क्यों क्लासिकल और क्वांटम जो है अलग अलग हैं, और क्यों हम दोनों लेवल पे स्टडी हम करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिकली बात अगर करूं तो ये न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस पे डिपेंड करती है, और ये मोशन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाने की कोशिश करती है। पर अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूं, बहुत ही छोटी चीजों की बात करूं, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें चीजें नहीं दे पाती। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अगर बड़े लेवल पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर मैं उनकी स्टडी करूं तो वे बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर उनके अंदर करंट पास नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करूंगा तो वहां पे वो एज ए कंडक्टर आपको वो दिखा देंगे, प्रॉपर्टी दिखा देंगे। तो यही चीज क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को अलग कर देती है, और क्वांटम मैकेनिक्स एक छोटे पार्टिकल की स्टडी पे हमें करवा सकता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। इट इज सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मैक्रोमोलिकुलर पार्टिकल बट फेल्ड इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीजों को बता पाई बड़े लेवल पे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके अंदर क्या चेंज आ रहा था वो ये नहीं बता पाई। रीजन, classical mechanics ignore the concept of dual behavior of matter, especially the subatomic particle and Heisenberg uncertainty principle। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि क्यों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो नहीं बता पाया, क्योंकि जो न्यूटन्स थे उनके हिसाब से जो क्लासिकल मैकेनिक्स और ड्यूअल बिहेवियर और मैटर स्पेशली, और साथ ही सब एटॉमिक पार्टिकल होना, ये सारी चीजें जो है इनके साथ नहीं थी। इन्हें कहना था कि ऐसे कुछ चीजें नहीं होती। लेकिन क्वांटम सब एटॉमिक पार्टिकल को भी मानता है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी मानता है, और क्लासिकल मैकेनिक्स के ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को जिसे वो मना करता था उसे भी मानता है। तो मैं पढ़ाता हूं इसमें आगे कि क्वांटम मैकेनिक्स इज ए थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ the motions of the microscopic object that have observable wave-like and particle-like property। तो आपको बता दूं कि क्वांटम में दो चीज चलती है, ऑब्जर्वेबल और जिस जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि थियोरेटिकल प्रोसेस है तो ऑब्जर्वेबल जो है आपको चाहिए। तो आगे चलते हैं। Quantum mechanics is based on the fundamental equations like which is called Schrödinger equation। तो Schrödinger की इक्वेशन के बेस पे सारा का सारा चलता है, जिसमें वो एनर्जी के बारे में, हैमिल्टोनियन के बारे में, इन सारी चीजों में बताता है। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है 11th क्लास के हिसाब से, लेकिन इससे एग्जाम में थोड़ा आ सकता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। मैं आपको इसमें ये बता दूं कि Schrödinger इक्वेशन जो है एक ऐसी चीज है कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, पीएचडी लेवल पे हर जगह पढ़ी जाती है, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स एक मॉडर्न साइंस की तरह हमारे यहाँ पे यूज हो रही है। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसे एच हैमिल्टोनियन बोलते हैं, ये साई है, इसे साई बोलते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में जो है साई की अलग वैल्यू है। साई रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन, जो हमने वेव फंक्शन, हाइड्रोजन एटम की वेव फंक्शन, किसी की भी वेव फंक्शन की बात करें तो वो साई से डिनोट करी जाएगी। ई जो है एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और साई फिर दोबारा जो है रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव की दोनों तरफ। एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसे, जिसके ऊपर कैप लगी होती है। तो ये ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है। तो बता दूं श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। For a system such as atom or a molecule whose energy does not change with time, the Schrödinger equation is written as। तो ये ऊपर जो Schrödinger equation लिखी गई है ये आप दिखाई दे रही है, जिसकी मोलिक्यूल की एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है विद द टाइम, टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। तो when Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy level
the electron can occupy and the corresponding wave function of the electron associate with the energy level। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि अगर मैंने हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखा तो वो एक पॉसिबल एनर्जी लेवल उसने दी है, एक एनर्जी लेवल का गैप उसने दिया और उन एनर्जी लेवल के गैप में आपने इलेक्ट्रॉन्स को भरे और हर इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी लेवल का एक अलग वेव फंक्शन दिया, जैसे psi1 लेवल 1 के लिए, psi2 लेवल 2 के लिए, और ये दिखाया कि हर वेव फंक्शन जो वेव की लाइन चल रही है उसकी अलग एनर्जी है, लेकिन टाइम के साथ अगर मैं बात करूं एक लेवल की एनर्जी तो वो वहां पे चेंज नहीं हो रही है। आउट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ओनली सर्टेन सॉल्यूशन आर परमिटेड, ईच परमिटेड सॉल्यूशन इज हाईली सिग्निफिकेंट एज इट्स corresponding to definite energy state, thus we can say that the energy is quantized। तो वो ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा एक्यूरेट फिगर था इसमें कि डेफिनेटली एनर्जी लेवल जो थे वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है क्वांटाइज होकर जो है यहाँ पर काम कर रही है। तो बेसिकली अगर आप बात करें कि एनर्जी इज क्वांटाइज, तो मैं आपको बता दूं क्वांटाइज जो मीनिंग होता है उसका उससे रिलेशन क्या है क्वांटाइज से। वो ये कहना चाह रहा है कि एक सब एटॉमिक अगर पार्टिकल की बात करें तो वो जैसे मैटर है, अगर मैटर की क्वांटाइज की बात करूं तो वो मैटर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद की बात करूं तो उसके बाद और ज्यादा सब डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये क्वांटाइज है। ऐसी एनर्जी क्वांटाइज है, एनर्जी ये और फॉर्म जो है हम डिस्क्रीट फॉर्म और नहीं बना सकते। तो आगे चलता हूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई गिव्स, ये साई ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ रहा है, साई गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हमें देता है। द वैल्यू ऑफ साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। साई स्क्वायर गिव्स द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर साई की बात करें तो अगर एनर्जी लेवल अलग अलग है, एक एनर्जी लेवल हमने बनाया है, उस एनर्जी लेवल में हम ये देखना चाहें कि आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पे है, तो आपको वो साई से ही पता लग सकते हैं, साई स्क्वायर से, जिसमें आप साई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, हैमिल्टोनियन लगाएंगे उस पे। आपके उसमें ये हैमिल्टोनियन लगाने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही आपके उसमें जो है वो इन इक्वेशन की ड्राइव फॉर्मूले है कि भाई उन्हें आप ड्राइव करें डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन ही 4-5 पेज का है उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, तो आप यहाँ पे वो चीज नहीं करते, आप ग्रेजुएशन लेवल पे वो चीज करते हैं। तो बाद में वो ये बस ये आपके लिए इतना ही है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो आप इसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस टाइम पर कहां पर है, ये आप बता सकते हैं यहाँ पे इनकी हेल्प से। तो टाइम से नहीं, सॉरी, प्रोबेबिलिटी है, तो ये बताना चाह रहा है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हम बता सकते हैं। टाइम तो हम नहीं बता सकते क्योंकि किस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि टाइम और दोनों एक चीज बताना बहुत मुश्किल है, ये तो पहले ही पता लग चुका है आपको कि टाइम के साथ और पोजीशन के साथ हम नहीं बता सकते। तो ऑर्बिटल, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप एक रीजन के बारे में बात करें जहां पे न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन जो बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही कई बार क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कई बार पूछा गया है, तो ये चीजें आप लर्न कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्वांटम नंबर ML MS ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारी के सारी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, लिसनिंग मी केयरफुली, थैंक यू सो मच।